हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। लास्ट वीडियो में हम लोग टेराटोजन्स की बात कर रहे थे और एम्ब्रियोनिक पीरियड में हमने पढ़ा था कि इस पीरियड में क्रिटिकल पीरियड्स भी होते हैं कुछ, क्योंकि यहाँ पे बच्चे के ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं। जैसे लिम्स होते हैं जो 3.5 से 8 वीक के बीच में डेवलप होते हैं। फिर हार्ट का स्ट्रक्चर होता है जो 2.5 से 6.5 वीक के बीच में डेवलप होता है। तो ये ऐसे क्रिटिकल पीरियड्स होते हैं जिसमें कुछ चीज़ों का असर बहुत बुरा पड़ सकता है उसकी डेवलपमेंट पे। वो कैसी चीज़ें होती हैं, जैसे कोकेन होता है, अल्कोहल होता है, मर्करी हो गया, कैफीन हो गया। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो बच्चे की डेवलपमेंट पे बहुत बुरा इफेक्ट डालती हैं अगर इस टाइम पे मदर इन चीज़ों का यूज़ करती है तो, या फिर इन चीज़ों से एक्सपोज हो जाती है तो जैसे कि रुबेला है, ब्लाइंडनेस, डेफनेस, इस तरह की चीज़ें हो सकती है रुबेला से। marijuana है, कोकेन है, अल्कोहल है, इन सब के बहुत ज़्यादा ही ऐसे फीटल से इफ़ेक्ट हैं जो बहुत लाइफ टाइम के लिए बच्चे के नॉर्मल लाइफ को ख़राब कर सकती है। मर्करी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। सिफिलिस, कैफीन है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को टेराटोजेंस बोला गया है जो इफ़ेक्ट करते हैं बच्चे की डेवलपमेंट में अगर वो क्रिटिकल पीरियड के टाइम पे उनकी मदर ले लेती है तो। फिर ये एम्ब्रियोनिक पीरियड में क्रिटिकल पीरियड जो है ख़त्म नहीं होता है, ये आगे फर्दर फीटल पीरियड में भी चलता है। फीटल पीरियड कौन सा होता है? जो 8 वीक से शुरू होके बर्थ तक चलता है। फीटल पीरियड में बच्चे को फीटस बोला जाता है। ये शुरू होता है 8 वीक से और उसके बर्थ तक चलता है। इस टाइम पे ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो रही होती है क्योंकि फीटस की लेंथ 20 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है और उसका वेट भी काफ़ी बढ़ जाता है। जैसे 2 महीने तक 1 आउंस हो जाता है। 1 आउंस को 28 ग्राम्स के आसपास आप बोल सकते हो। और 2 महीने तक इतना हो जाता है, लेकिन बर्थ तक उसका 7 पाउंड्स हो जाता है। 7 पाउंड्स हम केजीज में बोलेंगे तो 3 केजीज बोल सकते हैं। तो यहाँ ये जो पीरियड है फीटल पीरियड, यही पीरियड है जिस टाइम पे ग्रोथ बहुत फास्ट चलती है और डिफ्रेंसिएशन जो हो रही होती है सेल्स की वो कंटिन्यू रहती है। जो सेल्स अलग अलग स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं वो बहुत फास्ट बन रहा होता है, ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे बन के तैयार हो गया होता है। जैसे हार्ट की शेप बन गई होती है, स्ट्रक्चर बन गए होते हैं सारे। तो यहाँ पे भी टेराटोजेंस का इफेक्ट होता है, लेकिन इस टाइम पे वो उसके स्ट्रक्चर पे उसके फिजिकल फंक्शनिंग पे इफेक्ट कर सकता है रैदर देन उनका स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर बन चुका होता है। हार्ट का, लंग्स का, इन सब चीज़ों का स्ट्रक्चर बन गया होता है। उनकी फंक्शनिंग जो है ना वो सेट हो रही होती है, नया नया फंक्शनिंग स्टार्ट हुआ होता है, तो उस पर टेराटोजन का इफेक्ट हो सकता है। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल जो होते हैं इस टाइम पे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। फीटल पीरियड में बहुत क्रिटिकल होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसका इफेक्ट आईज और एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स पे पड़ सकता है टेराटोजेंस का। यही टाइम पीरियड है जिस टाइम पे मदर को थोड़ा सा मूवमेंट भी फील होती है बेबी की, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है इस टाइम पे 3rd मंथ के आसपास। और कई बार जैसे मदर्स बोलती है कि उनको फील हो रहा है कि बेबी ने किक किया है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होती हैं। तो तीसरे और चौथे मंथ के बीच में मसल्स का भी फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। 38th वीक तक कहते हैं कि ऑलमोस्ट जो है डेवलपमेंट, फैट और ग्रोथ ऑफ द बॉडी कंटिन्यू करती है 38th वीक तक। 38th वीक आप लगा लो 8.5 मंथ हो सकते हैं, 8 या 8.5 मंथ तक। अगर इस टाइम पे किसी बेबी का, फीटस का बर्थ हो जाता है तो उसको थोड़ा हम प्री टर्म बोलते हैं, क्योंकि पूरे 9 मंथ नहीं हुए होते, तो प्री टर्म या प्री मैच्योर कहते हैं। उसका वेट बहुत कम होता है उस टाइम पे, 5.5 पाउंड होता है। और 5.5 यानी कि नॉर्मल जो 3 केजी है उससे कम होता है, 2.5 के आसपास, 2 या 2.5 के आसपास। तो ऐसे बच्चों को ना लाइफ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ये बहुत ज़्यादा उस टाइम डेलिकेट स्टेज पे होते हैं। और जो मिस कैरेजेस होते हैं जैसे कभी कभार, या स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाते हैं, उसका जो क्रिटिकल टाइम होता है वो पहले 3 मंथ होता है, फर्स्ट 3 मंथ्स, जब ऑर्गन्स बने नहीं होते, वो बन रहे होते हैं, फंक्शनल होने से पहले की बात है। तो 15 से 20% ऑल प्रेगनेंसीज एंड इन मिसकैरेज, इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे कई बार ऐसे मिसकैरेज हो जाते हैं कि मदर को पता भी नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट थी। इसमें मदर की कोई गलती नहीं होती है, कोई जेनेटिक इफेक्ट हो सकता है या कोई भी ऐसी कंडीशंस हो सकती है कि जो फीटस बनने से पहले ही एम्ब्रियो जो है उसका मिसकैरेज हो जाता है। तो यही हमने जो 4 स्टेजेस अपने लास्ट वीडियो में और अभी तक कवर की है, वो इसका यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा सा चार्ट बना के दिया हुआ है। तो जाइगोट से शुरू होता है, जब एग और स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज होते हैं, सिंगल सेल जाइगोट जिसे हम बोलते हैं।
दोनों से, मेल और फीमेल से हमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स मिलते हैं, 46 टोटल होते हैं। फिर उसके बाद माइटोसिस होता है, वो डिवाइड करते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं तो बेबी फॉर्म होता है। तो उसके बाद जर्मिनल पीरियड हमने पढ़ा जो 2 वीक से स्टार्ट होता है, और जर्मिनल पीरियड में सेल डिवीजन चलती रहती है। इसमें मेन चीज़ जो होती है वो प्लेसेंटा का काम और अम्बिलिकल कॉर्ड का काम होता है। प्लेसेंटा जो बेबी को नरिश करता है, और अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जो ऑर्गेनिज्म को प्लेसेंटा से कनेक्ट करती है। फिर हमने एम्ब्रियोनिक पीरियड पढ़ा जिसमें हमने क्रिटिकल पीरियड की बात की थी। 2 वीक से 8 वीक तक एम्ब्रियोनिक पीरियड चलता है, जब यहाँ से जो ये जो जाइगोट होता है ये आके यूट्रस पे अटैच हो जाता है, जब हम इसको एम्ब्रियो बोलते हैं। तो सेल स्पेशलाइजेशन यहाँ पे कंटिन्यू चलती है, और यहाँ पे टेराटोजेंस का इफेक्ट सबसे ज़्यादा डेंजरस माना जाता है। और लास्ट में फीटल पीरियड होता है जो बर्थ तक रहता है, और इसमें हम फीटस बोलते हैं बेबी को। यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बड़ी फास्ट होती है, फंक्शनल हो जाते हैं जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं। 3rd या 4th मंथ तक ऑलमोस्ट मूवमेंट भी होने लगती है मसल्स की। तो फुल बर्थ अकर्स अराउंड एंड ऑफ 38 वीक तक अगर बर्थ हो जाता है तो थोड़ा सा प्री टर्म बोला जाता है बेबी को। उस टाइम पे मिस कैरेजेस होने के चांसेस तब होते हैं जब फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने समराइज कर दिया है प्री नेटल की स्टेजेस को पूरा। इससे रिलेटेड एक क्विज है। सबसे पहले इसमें पूछा हुआ है कि हमने जो एबी और ब्रिटनी हैंसल की स्टोरी पढ़ी थी, उनकी स्टोरी में क्या चीज़ नहीं हो सकती है, क्या चीज़ फॉल्स है इसमें से। आपको स्टोरी अगर याद ना हो तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। जो हमने कॉन्जॉइंट ट्विंस के बारे में पढ़ा था, ये वाली स्टोरी, कि इनका अपर पार्ट तो अलग था लेकिन नीचे का पार्ट इनका जॉइंट था, क्योंकि सेल डिवीजन के टाइम पे ये दोनों जो है जाइगोट जो है वो डिवाइड नहीं हुए थे, तो एक जगह पे ये जॉइंट रह गए थे। तो दे आर एबल टू कोऑर्डिनेट देयर एक्शंस, ये एकदम ट्रू है, वो कोऑर्डिनेट कर पाते थे उनके अपने एक्शंस को। दे आर रिमार्केबली हेल्दी, वो हेल्दी भी थे। दे कुड हैव बीन सक्सेसफुली सेपरेटेड, ये फॉल्स है कि उनको सेपरेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका जो लोअर पार्ट था वो सिंगल था। वो अगर एक सेपरेट करते तो उसमें से एक ही जना बचता दोनों में से। द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी आर कॉल्ड, पहले जो 2 वीक होते हैं प्रेगनेंसी के उनको हम क्या बोलते हैं? तो पहले 2 वीक को हम बोलते हैं जर्मिनल पीरियड। उसके बाद आता है आपका एम्ब्रियोनिक पीरियड 8वें वीक तक, और 8 वीक के बाद शुरू हो जाता है आपका फीटल पीरियड। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन इन जर्मिनल पीरियड? जर्मिनल पीरियड में क्या चीज़ नहीं होती है? डिवाइडिंग मास ऑफ सेल्स ट्रेवल्स टू यूट्रस, ये होता है। डेवलपिंग ऑर्गन्स कैन अफेक्ट टॉक्सिन्स बाय पासिंग थ्रू प्लेसेंटा, ये चीज़ इसमें नहीं होती है बिकॉज ये कौन से पीरियड में होता है? ये एम्ब्रियोनिक पीरियड में होता है, ये जर्मिनल पीरियड में नहीं होता है। ये टॉक्सिन्स का मतलब टेराटोजेंस की बात हो रही है। नेक्स्ट है द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी दैट कंटेन्स क्लियरेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्रिटिकल पीरियड। तो कौन से पीरियड है जिसमें हमने क्रिटिकल पीरियड्स के बारे में बात की है? वो है एम्ब्रियोनिक पीरियड। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी किससे होती है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड ब्लाइंडनेस आर पॉसिबल आउटकम्स ऑफ, तो जो हमने ऊपर टेराटोजेंस का चार्ट देखा था उसमें हम देख सकते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ब्लाइंडनेस मरकरी से होती है, और सिफिलीज है तो उससे डेफनेस होती है। तो यहाँ ब्लाइंडनेस पूछा हुआ है तो इसमें हम मरकरी को टिक करेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं अब इन्फेंसी और चाइल्डहुड डेवलपमेंट की। जैसे बेबी का बर्थ हो जाता है तो उसके बाद उसको हम इन्फेंट बोलते हैं, इन्फेंसी। तो इन्फेंसी में जो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो फिजिकल डेवलपमेंट क्या क्या होती है इसमें? रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा डेवलप हो गया होता है, लंग्स में एयर जाना और ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसफ़र होना, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा होता है, ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम रेगुलर चल रहा होता है। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है इन्फेंट का बॉडी फैट की वजह से। जो बॉडी फैट होता है इन्फेंट में वो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोबेबली टेक्स लॉन्गर, डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा टाइम लगाता है, क्योंकि एडजस्ट करने में टाइम लगाता है, क्योंकि इससे पहले उसकी सारी जो डाइजेशन है और जितना भी उसका फूड इनटेक था बेबी का वो प्लेसेंटा के थ्रू हो रहा होता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को सेट होने में टाइम लग जाता है।
तो ये तो हो गया फिजिकल डेवलपमेंट। फिर बात करेंगे रिफ्लेक्सेस के बारे में। रिफ्लेक्सेस बेबी में कुछ ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं जो उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। और रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, जो हमारे अंदर इननेट मतलब बाय बर्थ कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो इनवॉलेंट्री होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। तो ऐसे किस तरह के एक्शंस होते हैं यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है। जैसे अगर हम इस पिक्चर को देखें तो जब भी आप बेबी के हाथ में अपनी उंगली देते हो तो वो उंगली को ग्रैस्प कर लेता है, पकड़ लेता है आपकी फिंगर को। तो इस रिफ्लेक्स को बोलते हैं ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स। तो ये हो गया पहला रिफ्लेक्स जो उसमें पहले से प्रेजेंट होता है। जब भी कोई बेबी का बर्थ होता है तो ये ऑलरेडी उसमें ये रिफ्लेक्स होता है। दूसरा यहाँ पे जो आपको दिखाया हुआ है, ये वाला जो रिफ्लेक्स है इसको स्टार्टल रिफ्लेक्स या मोरो रिफ्लेक्स बोलते हैं। जब भी एकदम से बच्चा जब हैरान हो जाता है, जैसे कोई बहुत ज़ोर से आवाज़ आई या सडनली कोई मूवमेंट, उसको सडनली आपने मूव कर दिया तो एकदम डर जाता है और हाथ अपने हवा में दूर फैलाता है, तो इसको बोलते हैं स्टार्टल रिफ्लेक्स। तीसरा यहाँ पे सी जो है, सी ये वाली जो फोटो है इसको हम बोलेंगे रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है, जब आप उसके बेबी के चीक पर टच करते हो तो वो अपना मुंह उस तरफ घुमा के मुंह खोलने लग जाता है एज इफ कि वो खाना ढूंढ रहा हो, तो इसको रूटिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। ऐसे ही ये नेक्स्ट वाला है जो पार्ट डी वाला, ये जो फोटो है यहाँ पे, इसको स्टेपिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। स्टेपिंग रिफ्लेक्स में जब आप उसको अपराइट पोजीशन में उठाते हो तो उसके पैर जो है वो ऐसे हिलते हैं जैसे कि वो चल रहा हो, आगे स्टेप कर रहा हो। और पांचवा जो लास्ट रिफ्लेक्स है वो सकिंग रिफ्लेक्स है, कि बेबी के मुंह में जब भी आप मुंह के आसपास कोई चीज़ रखते हो तो वो उसको सक करने के लिए मुंह खोलता है। तो ये ऐसे 5 रिफ्लेक्सेस हैं, ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स, स्टार्टल रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स, स्टेपिंग रिफ्लेक्स और सकिंग रिफ्लेक्स, जो ऑलरेडी बेबीज़ में पहले से होते हैं, जो उनके नॉर्मल डेवलपमेंट को इंडिकेट करते हैं। क्योंकि डॉक्टर्स जो है ना वो ये सब पांचों रिफ्लेक्स बेबीज़ में चेक करते हैं बर्थ के बाद कि ये रिफ्लेक्सेस उनके अंदर हैं या नहीं। क्योंकि अगर ये नहीं है तो इसका मतलब हो सकता है उनकी ब्रेन डेवलपमेंट में या कहीं नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। तो इन पांचों रिफ्लेक्सेस का होना बहुत ज़रूरी है इन बेबीज़ में। तो ये तो था रिफ्लेक्सेस के बारे में। अब चलते हैं आगे सेंसरी डेवलपमेंट। सेंसरी में हमारे जो 5 सेंसेस आते हैं उसमें से टच, स्मेल और टेस्ट, ये 3 चीज़ें फुली डेवलप्ड होती हैं जब बेबी का बर्थ होता है। उसमें उसकी टच की सेंस और उसकी स्मेल की सेंस और टेस्ट की सेंस फुली डेवलप्ड होती है। उसके बाद आता है आपका हियरिंग सेंस। तो इसमें ये लिखा हुआ है, द सेंस ऑफ टच इज मोस्ट वेल डेवलप्ड बट मेक परफेक्ट सेंस व्हेन वन रियलाइजेस हाउ मच स्किन टू वूम कॉन्टैक्ट। तो सेंस ऑफ जो टच होती है वो तो पूरी अच्छे से डेवलप हो चुकी होती है। फिर उसके बाद सेंस ऑफ स्मेल भी डेवलप हो जाती है, बिकॉज वो मदर के मिल्क का अपनी मदर के मिल्क की खुशबू से या कोई और मिल्क की जो अगर किसी और वुमेन का मिल्क है उसमें वो डिफरेंस पहचान लेते हैं, तो सेंस ऑफ स्मेल भी डेवलप हुई होती है। टेस्ट की भी डेवलप हो जाती है क्योंकि ये मीठी चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दिखाते हैं, और अगर आप उनके मुंह में कोई खट्टी चीज़ या सॉल्टी चीज़ डालो तो वो थोड़ा सा अजीब सी शक्ल बनाते हैं। तो इसका मतलब उनके अंदर टेस्ट का जो सेंस है वो भी डेवलप हो चुका होता है। हियरिंग जो होता है, हियरिंग हमारा जो सेंस है उसमें टाइम लगता है क्योंकि उनके कानों में कुछ ऐसे फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो अभी साफ नहीं हुआ होता है। जब वो वूम में थे मदर की तो उसमें फ्लूइड कानों में चला जाता है, तो वो निकलने में टाइम लगता है। ऑडिटरी कैनल्स जब तक साफ नहीं होते तब तक उनकी हियरिंग वाली जो सेंस है वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती है, मतलब वो थोड़ा सा ब्लॉक्ड होती है, जो धीरे धीरे क्लियर हो जाता है। फिर लास्ट में आते हैं विजन के ऊपर। तो विजन में क्या होता है, हमारे आईज में जैसे रॉड्स होते हैं, तो रॉड्स क्या होता है ब्लैक एंड वाइट देखने के लिए अंधेरे में, तो वो तो इनके ठीक होते हैं, डेवलप्ड होते हैं। लेकिन जो कोन्स होते हैं जो कलर देखने के लिए होते हैं उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, 6 महीने लगते हैं उसको पूरे तरीके से डेवलप होने में। कोन्स का क्या काम होता है, हमें कलर देखने में हेल्प करती है और शार्पनेस, इमेज को शार्पली देखने में, मतलब अगर हमारे कोन्स डेवलप नहीं होंगे तो हमें ब्लर दिखाई देगा। तो बेबीज़ को भी वैसा ही दिखता है स्टार्टिंग में 6 महीने तक। तो इसमें थोड़ा सा उनको टाइम लगता है। स्टार्टिंग में उनका जो विजन होता है वो थोड़ा सा फजी टाइप का होता है, जैसे कि आपको तब लगता है जब आपको चश्मा लगा हो और आप चश्मा उतार दो, तो उस टाइप से थोड़ा 6 मंथ तक बेबी को ऐसा दिखता है कलर्ड विजन में, क्योंकि उनके कोन्स डेवलप नहीं होते हैं।
और प्लस उनके जो लेंस होते हैं वो भी फोकस नहीं, ऑटो फोकस नहीं कर रहे होते हैं। जैसे हमारे लेंस होते हैं वो कभी छोटे होते हैं कभी बड़े होते हैं आईज में ऑटोमेटिकली, तभी हमें दूर की चीज़ पास की चीज़ क्लियर दिखती है, क्योंकि हमारा लेंस ऑटोमेटिकली फोकस करता रहता है। लेकिन बच्चों का लेंस जो है ना वो अपनी जगह पे फिक्स होता है, वो हिलता नहीं है, फोकस करने के लिए छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि वो जो मसल्स होते हैं लेंस को पकड़ने वाले वो बहुत लूज होते हैं, डेलिकेट होते हैं। तो जब तक वो मसल्स पूरे डेवलप ना हो जाएं 6 मंथ तक, तब तक उनका लेंस एक जगह पे फिक्स रहता है। तो उनकी जो साइट होती है, जो क्लियर विजन जिसको कहते हैं, वो सिर्फ 7 से 10 इंच तक ही होता है। तो 7 से 10 इंच तक उनको क्लियर दिख सकता है, वो उतना होता है जितना वो अपनी मदर का चेहरा देख सकते हैं बस। तो क्योंकि उनका जो लेंस होता है वो फिक्स रहता है एक जगह पे, क्योंकि लेंस को पकड़ने के लिए जो मसल्स होते हैं वो पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुए होते हैं। तो यही रीज़न है कि उनका जो विजन है थोड़ा सा ब्लर्ड होता है, उनको 7 से 10 इंच तक का क्लियर दिखता है, उससे पास या उसके दूर का नहीं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ लिखी है कि उनको ज़्यादातर देखा गया है कि क्या चीज़ें देखना उनको पसंद आती है, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं। वो 3D पैटर्न देखना ज़्यादा पसंद करते हैं 2D से। ये कैसे नोट किया रिसर्चर ने, वो देखते हैं बच्चों को, देखते हैं कि ज़्यादा देर तक किस चीज़ पे देख रहे हैं। तो बच्चे 3D चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं, सिंपल चीज़ों को इतना नहीं देखते, और ह्यूमन फेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर एनिमल फेस रखा हो या टॉय रखा हो, ह्यूमन रखा हो, तो ह्यूमन फेसेस को ज़्यादा ध्यान से देखते हैं। और आवाज़ भी सुनने में वो ह्यूमन वॉइसेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वो ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि इससे उनका रिलेशनशिप उनके केयर गिवर के साथ आगे जाके अच्छा बन सके। तो ये इनवॉलेंटरी है, वो जानबूझ के नहीं करते, वो अंदर से उनके इनवॉलेंटरी ये सब चीज़ें होती हैं। प्लस एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे जिसको विजुअल क्लिफ कहते हैं। इसमें इन्होंने ये बताया कि उनको डेप्थ परसेप्शन भी होती है। डेप्थ परसेप्शन मतलब उनको कोई चीज़ अगर दूर है तो उनको पता लग जाता है कि वो चीज़ बहुत दूर है हमसे। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एलेनोर गिब्सन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था बेबीज़ पे। इस तरीके से टेबल था जिसमें ऊपर ऐसे एक पैटर्न बना था और फिर आगे ये कांच का गिलास है, ये पूरे पे कांच का गिलास है, लेकिन यहाँ पे ये पैटर्न जो है वो इधर बना हुआ है और यहाँ पे नीचे बना हुआ है। तो मतलब बेबी को उस पर ये लगेगा देख के कि यहाँ पे जो है कुछ है नहीं, तो वो गिर जाएगा यहाँ से नीचे। तो उन्होंने जब ऐसे पैटर्न पे बेबीज़ को बिठाया तो वो बेबी यहाँ तक तो आए चल के, इसके आगे नहीं गए चल के, जबकि ग्लास था। लेकिन क्योंकि वो पैटर्न उनको बहुत दूर और ये छोटा दिख रहा था, उन्होंने जानबूझ के, एलेनोर ने क्या किया था, ये वाले साइजेस या ब्लॉक्स के इनको बड़ा रखा था और इनको थोड़ा छोटा कर दिया था, जिससे ये बेबीज़ को ये लगे कि वो नीचे दूर है, बहुत डेप्थ में है। तो जब बेबीज़ यहाँ से चल के यहाँ तक आते थे तो उसके आगे वो देखते थे तो उन्हें लगता था कि आगे कुछ नहीं है, तो वो नीचे गिर जाएंगे, तो वो यहीं रुक जाते थे। इसका मतलब उनके अंदर वो डेप्थ परसेप्शन होता था, जिससे उन्हें पता चल जाए कि अब वो बहुत दूर है, वो चीज़ जिसके ऊपर वो चल रहे थे वो डेप्थ में है। तो उनको 3D का एक तरीके से परसेप्शन था। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये बेबी है, यहाँ पे ग्लास है, ऐसा नहीं है कि ये खाली है जगह, यहाँ पे इस तरीके से ग्लास लगा हुआ है, लेकिन ये बेबी उससे आगे चल के नहीं आ रहा है, वो अपनी मदर की तरफ इशारा कर रहा है उसे उठाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसे ये परसीव हो रहा है कि वो नीचे गिर जाएगा। तो ये चीज़ इन्होंने प्रूव की थी एलेनोर गिब्सन ने, कि बेबीज़ को डेप्थ परसेप्शन या 3D का आइडिया उसी टाइम पे, बर्थ के बाद से ही उनके अंदर ये चीज़ प्रेजेंट होती है कि वो इस चीज़ को समझ सकें कि आगे जाएंगे तो वो गिर जाएंगे। तो ये विजुअल क्लिफ वाला जो एक्सपेरिमेंट था ये इन्होंने बेबीज़ के साथ किया था, इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए, डेप्थ परसेप्शन को प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा है कि जब उन्होंने 6 महीने से 14 महीने की एज पे इन्फेंट्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया तो 81% ऐसे इन्फेंट्स थे जिन्होंने उसके आगे क्रॉल नहीं किया, मतलब इसके आगे नहीं गए, वो यहीं पे रुक गए। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया है इनका सेंसरी डेवलपमेंट का। अब आगे मोटर डेवलपमेंट है जिसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।